नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 6 की गणित विषय की नई पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 1 के चौथे कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम सीखेंगे संख्या अनुक्रमों के बीच में संबंध क्या होता है। तो देखिए, संख्या अनुक्रम बीच संबंध अब क्या होता है जब हम क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाली, यानी कंसेक्यूटिव। जैसे एक तो एक ही रहेगा। अब एक में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4, है ना। 1 और 3 ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये संख्या क्या है? विषम है, यानी जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना, शेष में 1 बचेगा, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं, यानी ऑड नंबर। अगली विषम संख्या है 1, 3 और 5। जब इनको जोड़ते हैं तो इनका योगफल प्राप्त होता है 9। इसी प्रकार से 1, 3, 5, 7 जब विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनका योगफल कितना आएगा? 16। अगली विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9। जब इनको जोड़ते हैं तो इनका योगफल आता है 25। 1, 3, 5, 7, 9, 11 जब इन विषम संख्या जोड़ते हैं तो इनका योगफल आता है 36। इसी प्रकार से आप क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की संख्याएं प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25 और 36 हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आगे आप जोड़ेंगे तो 49 यानी 49 प्राप्त होगा, है ना। तो ये जब क्रमागत विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें एक विशेष संख्या प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं वर्ग संख्याएं। क्या बोलेंगे? वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये है सभी वर्ग संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25 और 36। अब वर्ग संख्या क्या होती है? यानी कोई भी संख्या है और जब उसी संख्या का उसमें गुणा करते हैं, जैसे 1 है, 1 में हमने 1 का गुणा किया तो गुणनफल 1 आता है, ये 1 हो जाएगा वर्ग संख्या। इसी प्रकार से 2 में 2 का गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 4, तो 4 क्या हो गया? वर्ग संख्या। अब देख रहे हैं ये 4 क्या हो गई? वर्ग संख्या हो गई। इसी प्रकार से 3 गुणा 3 यानी 9 आता है, तो 9 हो जाएगी वर्ग संख्या। अब यहाँ आप जो संबंध देख रहे हैं उसमें एक चीज और भी आ रही है। क्या आ रही है? देखिए, जितनी क्रमागत विषम संख्या हैं, है ना, जितनी भी क्रमागत विषम संख्याएं हैं यानी उनका वर्ग हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 और 2, है ना, 2 क्रमागत विषम संख्या है तो इनका वर्ग कितना हो गया? 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से 1, 3 और 5 3 क्रमागत विषम संख्या हैं, इनको जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आता है? 9। यानी 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो हम याद कर सकते हैं 1, 2 और 3 यानी 3 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 3 का। इसी प्रकार से 16 किसका वर्ग है? हम गिन लेंगे 1, 2, 3 और 4 यानी 16 जो है 4 का वर्ग है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो अब आप कह सकते हैं संख्याओं को लिखने के पश्चात ही कि ये किसका वर्ग है। अब देखते हैं, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, है ना। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा? यानी किस संख्या वर्ग होगा? हम गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी इनका योग होगा 7 का वर्ग। यानी 7 में जब 7 गुणा करते हैं तो कितना आता है? 49 यानी 49। ये हो गया। इस प्रकार से हम जो है इन विषम संख्याओं को गिन करके भी इनका हम क्या कर सकते हैं? योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये योगफल जो है इसका वर्ग है ना। 49 7 का वर्ग है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक गणितीय चर्चा है।
कि नीचे आपको एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में विषम संख्याओं 1, 3, 5, 7 के बिंदु को कैसे बांटा जाता है। अब यहाँ पर जो वर्गाकार बिंदु दिए हैं ग्रिड के रूप में, तो इन्हें 1, 3, 5, 7 इस क्रम में आपको बांटना है। तो देखिए ये 1 हो गया है ना, एक बिंदु। ये कितने बिंदु हुए? 3 है ना, देख रहे हैं ये 1, 2 और 3 हो गए। इसी प्रकार से 5, ये 7, इसके बाद 9 और ये 11, यानी इस वर्गाकार बिंदु ग्रिड को हम विषम संख्याओं में बिंदुओं के आधार पर बांट सकते हैं। तो ये चित्र दिखाता है कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 का योग करते हैं तो इनका योगफल आता है कितना? 36। और आप देख रहे हैं कि यहां पर बिंदु भी 36 है। कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है ना, 36 रूप से, यानी हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टली की जो है कितने? 6 हैं, और वर्टिकली 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, यानी ये 6 का वर्ग है ना। जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग कहलाती है, यानी 6 36 रूप में और 6 ऊर्ध्वाधर रूप में इनका गुणा करते हैं, कितना आता है? 36। यानी इन बिंदुओं को हम आपस में गुणा करके भी 36 ज्ञात कर सकते हैं। विषम संख्याओं के रूप में इन बिंदुओं को बांट कर भी जब योग करते हैं तो उनका योगफल हम 36 प्राप्त कर सकते हैं। यानी दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 6 का वर्ग है, यानी 36 क्या है? 36 6 का वर्ग है। गुणा के माध्यम से भी और विषम संख्याओं के योग के माध्यम से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप यह बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है ना, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। देखिए तो बिल्कुल हम बता सकते हैं। आप देख रहे हैं चित्र। अब जब प्रथम 10 विषम संख्या लेते हैं तो इनका योग होता है 100 है ना, कितना होगा? 100। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बन के आ रहा है और उस पैटर्न से हमें एक मिल रहा है फार्मूला, यानी सूत्र। कैसे? आप कितनी भी प्रथम विषम संख्या लीजिए, मतलब क्रमागत संख्या लीजिए, जैसे 3 क्रमागत संख्या ली है ना, 1, 3 और 5, जब इनका योग करते हैं कितना आता है? 9 आता है। कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो अब 3 क्रमागत संख्या है तो इसको ऐसे क्या कर सकते हैं? 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9 आता है। अब यदि प्रश्न बनता है कि प्रथम है ना 8 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, 8 विषम संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे? 8 में 8 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 64। इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी जो है क्रमागत विषम संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो विषम संख्याओं में ध्यान रखना है आपको कि जितनी विषम संख्याओं का क्रमागत, ध्यान रखना ये क्रमागत एक के बाद एक आने वाली है ना, कंसेक्यूटिव, जब उनका हमें योग ज्ञात करना होता है, जितनी संख्या योग ज्ञात करना है उसमें हम उसका गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर प्रथम 10 संख्याओं का विषम संख्या योग कितना हो गया? 100 हो गया। किस हो गया? 10 में हमने 10 का गुणा किया, ये हो गया 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बिंदुओं के माध्यम से भी इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। 1, 3 है ना, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। जब इनका योग ज्ञात करते हैं तो कितना आता है? इनका योग आता है 100। अब हम गिन लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देख रहे हैं कि प्रथम 10 विषम संख्या योग कितना हो गया? 100 हो गया, है ना। तो 10 में हमने 10 का गुणा किया, 100 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से जो क्रमागत विषम संख्या होती है उनका योग करना बहुत आसान हो जाता है। अब एक ऐसे ही चित्र की कल्पना कीजिए या आवश्यकता अनुसार आंशिक चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्या योग क्या होगा? ऐसे चित्र की कल्पना कीजिए और आवश्यकता अनुसार छोटे आकार में बनाकर इसे समझाइए। तो ठीक है जी हाँ, हम जो है प्रथम विषम संख्या योग ज्ञात कर सकते हैं। अब होता है कि 100 विषम संख्या बोला है तो सीधा सा क्या है कि 100 में हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो अब
जब लास्ट में शून्य होती है उनका गुणा करना आसान होता है। एक का गुणा एक में किया, एक आ गया। अब इनको गिन लेंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ 4 शून्य लगा दिए। जब भी अंतिम शून्य आती है इस संख्या अंत में, उनका गुणा करना आसान हो जाता है। तो हो गया 10,000। और इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है ना। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखना है। अब ये पैटर्न पिछले पैटर्न से चेंज, ठीक है ना। कैसे देखिए, अब एक का देखिए आ गया, अब 1 2 और फिर 1, यानी हमने बढ़ते क्रम में गए। 1 ये इस प्रकार से 1, फिर 2 और फिर 1, इस प्रकार से कितने हो गए ये बिंदु? 4 हो गए। ठीक, आगे देखते हैं 1 2 3। अब 3 से फिर हम घटते क्रम में आएंगे, 3 से 2 और 1, ठीक है। आगे 1 2 3 4, फिर 4 से उल्टे क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3 2 और 1। देखिए और देखते हैं 1 2 3 4 और 5, फिर 5 के बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, घटते क्रम में 4 3 2 और 1। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, फिर घटते क्रम में 5 4 3 2 1। आपने ध्यान दिया कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है? देखिए हम देखते हैं इसमें जब संख्याओं को, गणन संख्या यहाँ पर है, काउंटिंग नंबर्स है, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, और कहीं कहीं प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है यानी गणन संख्या होती है, काउंटिंग नंबर्स, वे क्रम से आते हैं 1 2 3, ठीक है। अब 3 से उल्टा क्रम 2 और 1। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अधिकतम संख्या का मान कितना है? 3 है, यानी 3 सबसे बड़ी संख्या है। तो इनका योग अगर करते हैं तो क्या होगा? ये 3 का वर्ग है ना। देख रहे हैं यहाँ पर 9 किसका वर्ग है? 9 है 3 का वर्ग, ठीक है ना। वर्ग समझे ना कि 3 का हम 3 में गुणा करते हैं तो इसे हम कितने वर्ग, इतना आ गया 9 आ गया, समझ रहे ना। देखिए यहां पर भी 1 और 2, सबसे बड़ी संख्या है क्या है? 2 है। 3 का योग कितना आ जाएगा? 2 का वर्ग, यानी 2 में 2 गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से अगले उदाहरण देखिए कि यहां पर सबसे बड़ी संख्या आ रही है 4 आ रही है, यानी फिर घटते क्रम में संख्या जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी आ रही है? 16 आ रही है। और 16 किसका वर्ग हुई? 4 का वर्ग हुई। इसी प्रकार से अगली जो संख्या है वो क्या है? सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो यहां पर 25 इनका योग होगा और 25 5 का वर्ग होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं कि 6 सबसे बड़ी संख्या है ना, यानी इनका योग आ रहा है कितना? 36, और 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार की संख्याओं को लिख करके पैटर्न के माध्यम से बिना जोड़े भी, है ना, इनका योगफल याद कर सकते हैं। आइए पता लगाएं, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1 फिर 1 धन 2 धन 1, ये ऊपर हुआ, 1 के बाद 2 आया, फिर नीचे आ गया, ये ऊपर और नीचे जोड़ने पर, फिर 1 2 3 फिर 2 और 1, इसी प्रकार से आगे। तो जब उनको जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 1 है ना, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 1, 1 फिर 2 और 1, है ना, 1 2 और 1, इनको जोड़ा कितना आया? योग 4 आया, है ना। अब 4 क्या हो गई? वर्ग संख्या हो गई। किसका वर्ग है? 4 4 2 का वर्ग है, ठीक है ना। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, क्योंकि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? वह 2 है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाते हैं 2 तक और फिर नीचे उतर जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहां पर 1 2 3 फिर 2 और 1, है ना। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 3, यानी ये जो है 9 3 का वर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये 4 का वर्ग है, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2,
इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 धन 2 धन 3 धन इसी प्रकार से 99 धन 100 और फिर उल्टे क्रम में धन 99 धन 98 धन 97 से घटते घटते धन 3 धन 2 1 और धन 1 का मान क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो जी हाँ, अब देखिए यहां पर हम जोड़ते हैं 1 धन 2 धन 1 का मान कितना हो गया 4, फिर 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1 का मान कितना हो गया 9, फिर आगे बढ़ाते हैं 1 धन 2 धन 3 धन 4, फिर उसका उल्टा क्रम धन 3 धन 2 धन 1, इसका योग कितना हो गया 16। ठीक है, आगे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 का योग, फिर उल्टे क्रम में धन 4 3 2 1 का योग कितना हो गया 25। इसी प्रकार से आगे इनका हो गया 36, है ना। तो इसी प्रकार से हम क्रम बढ़ाते जाएंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 5 6 7 8 जो धन 99 धन 100 और फिर उल्टा क्रम में, तो इनका योग कितना आ जाएगा 10,000। यहां पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 100 है, तो क्या करेंगे 100 में 100 का गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं इस पैटर्न के माध्यम से। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है ना? आपको जो है कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं, तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो देखिए, जब हम सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब हमें गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है ना। सभी एक संख्या है, एक बार अनुक्रम है 1 धन 1 कितना आ जाएगा 2, फिर धन 1 कितना आ जाएगा 3, इस प्रकार से। और जब हम सभी एक वाले अनुक्रमों को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब हमें क्या होता है, फिर से गणन संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है ना। और वह एक हीरे के आकार से होता है, यानी वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए ऊपर और नीचे जोड़ने पर, है ना, एक, अब 1 धन 1 कितना हो गया 2, है ना, ये होगी गणन संख्या है, एक क्या प्राप्त होगा 2 होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है सभी एक वाले अनुक्रम को जब ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। चौथा है, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो जी हाँ, जब गणन संख्याओं को हम ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 फिर 1 धन 2 फिर 1 धन 2 धन 3, उसके बाद में 1 धन 2 धन 3 धन 4 और इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 1 3 6 और 10, है ना, ये 1 3 6 और 10। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 धन 3 3 धन 6 6 धन 10 10 धन 15 को लीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है या कौन सा अनुक्रम आप प्राप्त करते हैं और क्यों करते हैं? तो देखिए 1 और 3 को जोड़ा हमने, कितना आया 4। अब 4 क्या है, 2 का वर्ग है, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे हैं 3 धन 6, इनको जोड़ा कितना गया 9 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। आगे देखते हैं 6 धन 10, इनको जोड़ेंगे तो योगफल आता है 16 और 16 किसका वर्ग है 4 का है, यानी 4 के वर्ग को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। ठीक, 10 धन 5 बराबर 25 और इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो यहां पर हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है।
है ना। ये क्या है, 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, और ये हो गया 5 का वर्ग। अब इसे हम चित्र के माध्यम से अब दिखा सकते हैं। तो इन युग्मों से हमें क्या है, वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है ना। देखिए अब चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ा, है ना, ये हो गया 4, यानी 4 किसका वर्ग हो गया, 2 का वर्ग हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 6 जोड़ा कितना गया, 9, और 9 बिंदु को हमने यहाँ पर दर्शाया है, और इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये जो है 3 का वर्ग है ना। देखिए इधर भी 3 बिंदु हैं और ऊपर से नीचे भी 3 बिंदु हैं, ठीक है। ये 3 धन 6, ये 3 हो गए और ये 6 हो गए। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं आगे 6 और 10, ये 6 बिंदु हैं और ये 10 बिंदु हैं। इनसे बना क्या, एक वर्ग बना। किसका वर्ग बना, 4 का वर्ग। आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली भी 4 बिंदु हैं और वर्टिकली भी 4 बिंदु हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1 धन 2, 1 धन 2 धन 4, फिर 1 धन 2 धन 4 धन 8। लीजिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अब इनमें से प्रत्येक संख्या में a जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं और ऐसा क्यों होता है। अगर इसमें 2-3 चीज पूछी है, कोई बात नहीं है, तो हम एक एक का उत्तर प्राप्त करेंगे। देखिए पहले क्या बोला है कि 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातांकों को जोड़ते हैं इस प्रकार से। 1 कमाने का गया, अब 1 धन 2 कितना हो गया, 3, फिर 1 धन 2 धन 4 कितना हो गया, 7, 1 धन 2 धन 4 धन 8, 15, 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 16 कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोला है, ये संख्या हमने ले ली। अब बोला है इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। तो अब ये प्रत्येक संख्या में हमने 1 जोड़ा, तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 में 1 जोड़ा 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब 2 को हम घातांक रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की घातांक 1, ठीक है। फिर 1 धन 2, देखिए इसमें जब 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 4, 4 2 का वर्ग है। फिर 1 धन 2 धन 4 में 1 जोड़ा, इनका योगफल कितना आया, 8, 8 कौन लिख सकते हैं, 2 की घातांक 3। इसी प्रकार से आगे देख रहे हैं 1 धन 2 धन 4 धन 8, इसमें 1 जोड़ा तो हमें योगफल प्राप्त हुआ 16, जो कि 2 की घातांक 4 के बराबर होता है ना। फिर 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 16, फिर इसमें 1 जोड़ा हमें प्राप्त हुआ 32, जो कि 2 की घातांक 5 के बराबर है। इस प्रकार से हम जो है 2 की घात के रूप में संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। 7वां, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है। पहले बार। दूसरी चीज क्या हो गई है कि आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, और तीसरा प्रश्न हो गया है क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तो जी हाँ, देखिए पहले हम लेते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं, और त्रिभुजाकार संख्याएं हैं 1, 3, 6, 10, 15, 21 और 28 ले ली। अब इनमें क्या करना है, 6 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है। देखिए आगे चलते हैं इस प्रकार। देखिए इन संख्याओं को 1, 3, 6, 10, 15 है ना, ये हो गया आपकी त्रिभुजाकार संख्या। इनको हमने 6 से गुणा किया प्रत्येक को, ठीक है, प्रत्येक को 6 से गुणा किया और फिर इसमें 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, 7, 19, 37, 61 और 51। अब देखिए इस 7 और 19 की हम तुलना करते हैं, इसमें 12 की वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 6 गुणा 2, ठीक। फिर देखते हैं 19 और 37 में अंतर ज्ञात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 18 की वृद्धि हुई। अब 18 वृद्धि यानी 6 गुणा 3। फिर 61 और 37 का अंतर याद करते हैं, तो इनका अंतर आता है 24, यानी यहां पर
24 की वृद्धि हो रही है, अतः 6 गुणा 4। इसी प्रकार से जब 91 और 61 का अंतर ज्ञात करते हैं तो अंतर आता है 30, यानी इसमें 30 की वृद्धि हो रही है, अर्थात क्या हो गया 6 गुणा 5। ठीक है, तो हमें अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है? 7, 19, 37, 61 और 91। और यह अनुक्रम है षटभुजाकार संख्याओं का। यह अनुक्रम कौन सा है? यह अनुक्रम है, पूछा ना आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, तो यह षटभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम हमें प्राप्त होता है। 8वां प्रश्न है, जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1, उसके बाद 1 धन 7, फिर 1 धन 7 धन 19, फिर 1 धन 7 धन 19 धन 37। लीजिए, आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, देखिए, जब हम षटभुजाकार संख्याओं जोड़ते हैं तो हमें 1, 8, 27, 64 आदि प्राप्त होता है। और ये सब क्या है? ये घन संख्याओं का अनुक्रम है। ये क्या है? घन संख्याओं का अनुक्रम है। और इन्हें हम एक घन के चित्र के उपयोग करते हुए भी स्पष्ट कर सकते हैं, घन के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, एक का घन मतलब घन समझते ना, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों समान माप की होती है ना, तो एक घन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 का घन है, ये 2 इकाइयां हैं, है ना, इसकी लंबाई 2 इकाई, चौड़ाई 2 इकाई और ऊंचाई भी 2 इकाई है। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, तो ये हो गया 8 घन इकाई, है ना। तो 8 क्या हो गया? 2 का घन हो गया। इनको गिनेंगे, है ना, गुणा करेंगे, इनको गिनेंगे, कितना हो गया? 8 गुणा करने पर तो 8 2 का घन कहलाएगा। ये 2 का घन है ना, 2 लंबा, 2 चौड़ा, 2 ऊंचा, ये हो गया 2 का घन। अब 3 का घन है, 3 इकाई लंबाई, 3 इकाई चौड़ाई और 3 इकाई ऊंचाई, ये हो गया 3 का घन। 3 गुणा 3 गुणा 3, जब गुणा करते हैं तो गुणनफल आएगा 27, यानी 27 किसका घन है? 27 3 का घन है। घन को हम घातांक 3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जब किसी भी संख्या की घातांक 3 होती है तो उसे घन पढ़ा जाता है ना। जिसे इसको पढ़ेंगे 4 का घन या 4 की घातांक 3। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी लंबाई भी 4 इकाई है, चौड़ाई भी 4 इकाई है और ऊंचाई भी 4 इकाई है। ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका गुणा किया, गुणनफल आया कितना? 64। अब 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 कितनी बार हुआ है गुणा रूप में? 3 बार हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 4 की घातांक 3। क्या लिखेंगे? 4 की घातांक 3, है ना, 3 कहलाएगा 4 का घन। तो इस प्रकार से हम इसे जो है घन के चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 है। इसमें पूछा गया है कि सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में, है ना, और 2 भिन्न अनुक्रमों के बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। मतलब ये आपको सारणी 1 में कुछ संख्या अनुक्रम दिए गए हैं, है ना, आप देख रहे हैं, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, विभिन्न संख्याओं के अनुक्रम है। अब इसी प्रकार से हमें कुछ अनुक्रम ढूंढना है और उनके बीच क्या संबंध है वो ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं। हम पैटर्न ले रहे हैं विषम संख्याओं व वर्ग संख्याओं में संबंध, है ना। विषम संख्याओं का क्रम क्या है? हम जानते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये हो गया आपकी विषम संख्याएं। ठीक है, और वर्ग संख्याओं का क्रम क्या हो गया? 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। अब इनमें संबंध क्या है? देखिए, संबंध यह है कि प्रथम n विषम संख्याओं का जोड़ प्रत्येक वर्ग संख्या है। यानी पहली यदि हम विषम संख्या की बात करते हैं, अकेली है, इसका जोड़ ज्ञात करेंगे तो ये क्या आएगा, है ना। अब प्रथम n विषम संख्या n यानी 2, अब 1 और 3 को जोड़ दे भैया, ये 1 और 3 कितना हो गया? 4, ये 4 आ गई वर्ग संख्या। ठीक है ना, ये 4 है, 1 धन 3। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, 1, 2 और 3, यानी ये 1, 3 और 5, ये 3 हो गई विषम संख्या है, 1, 3 और 5।
जब इनको हम जोड़ते हैं, है ना, तो योगफल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। यानी 9 क्या हो गई? आपकी वर्ग संख्या हो गई। अब 16 के लिए क्या होगा? ये 4 विषम संख्या जोड़ देंगे, ये, तो इनका योग कितना हो गया? 16 आ गया। यानी प्रथम n विषम संख्या जोड़ प्रत्येक वर्ग संख्या है, ये इनके बीच में संबंध है। इसी प्रकार से हम जो है 16 का हमने ज्ञात कर लिया। अब 25 का ज्ञात कर सकते हैं। 1, 3, 5, 7 और 9, ये हो गया आपकी 5 विषम संख्या है ना। इनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 विषम संख्या लेंगे क्रमागत और इनका योग करेंगे तो ये वर्ग संख्या आ गई 36, है ना। और 7 संख्या लेंगे तो हो जाएगा 49। तो इस प्रकार से हम संबंध ज्ञात हमने किया कि प्रथम n विषम संख्याओं का जोड़, n का मतलब होता है ना, प्राकृत संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।